हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरगी क्लासेस। आज डेट है 17 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर देखें तो यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीकन जो कोविड-19 का स्ट्रेन है उसके 4 इन्फेक्टेड पेशेंट्स मिले हैं, मतलब 4 इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स मिले हैं। और ब्राज़ील का जो वेरिएंट है जिसमें कोरोना का जो वायरस है जिसने म्यूटेशन किया है ब्राज़ील में, उसका एक इन्फेक्टेड केस मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वैसे देखेंगे तो ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि म्यूटेशन ऑलरेडी हो चुका था, बस ये इंडिया में इन्फेक्शन अब आने लगे हैं। राइट, तो ज़्यादा कुछ काम का इस आर्टिकल में है नहीं जिससे हमें देखने की ज़रूरत हो। टूल किट केस जिसमें ये पूरा मुद्दा चल रहा है, ये भी इतना काम का है नहीं। चाइनीज़ ट्रूप्स ने पुल बैक कर लिया है पैंगोंग के नॉर्थ बैंक से, तो ये आप दिखा रहे हो, यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक वीडियो रिलीज़ किया गया है। तो ये भी देखो, इसके बारे में जो इन डेप्थ जो काम की चीज़ थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी काम का डिस्कशन नहीं है, ये भी काम का डिस्कशन है नहीं, बस केवल इतना सा इसमें पॉइंट एक आ जाता है कि सेडिशन चार्जेस जो लगते हैं वो आईपीसी की सेक्शन 124A के अंडर में लगता है। अब आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है ना, या आंसर ढूंढना है, वो ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी हमारी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस टाइम पर किन किन लोगों के खिलाफ में आईपीसी का ये सेक्शन 124A लगा करके उनको सेडिशन के चार्जेस में जेल हुई थी। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम आप ज़रूर ढूंढ लेना, जिसमें एक तो महात्मा गांधी का नाम हो सकता है, एक आप देखोगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, और एक हो सकता है बाल गंगाधर तिलक का। आप इनमें से कंफर्म कर लेना कि कौन से नाम फाइनल है कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रोविज़न आपके लिए, एक ये काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए। इसके अलावा यहीं पर हम देखें कि पुदुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं क्या मतलब थी किरण बेदी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो अभी एक तो क्या है कि वहाँ पर कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो लगातार रिज़ाइन कर रहे हैं। 1 या 2 एमएलएज ने रिज़ाइन कर दिया, उसकी वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ पर माइनॉरिटी में आ गई, मेजॉरिटी उनके हाथ से निकल गई है। अब सरकार गिरेगी रहेगी वो देखते हैं, कल पता पड़ेगा। अभी तक मैंने न्यूज़ देखी नहीं है शाम तक की, बट जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, बट पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है आप लोगों के लिए कि पुदुचेरी से रिलेटेड जो भी स्पेशल प्रोविज़न किए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको एम लक्ष्मीकांत से एक बार देखना है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भी आपको उसी टाइम पे पता पड़ जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पेज पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, जो थी उसको हमने देख लिया। फिर अब यहाँ पे आप देख रहे हो जल जीवन मिशन जो है, गवर्नमेंट ने 10 सिटीज़ में सर्वे करना शुरू कर दिया है, और सर्वे किया जाएगा 10 सिटीज़ में। 10 सिटीज़ में 5 ऐसी होंगी जहाँ पर वाटर स्कैसिटी है, पानी की कमी है। 10 ऐसी होंगी जहाँ पर वाटर अबंडेंस है, पानी की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है, पूरी डिटेल जानेंगे इस स्कीम के बारे में। आगे चलें। एक्सप्लेन पेज पे मार्स से रिलेटेड आर्टिकल है कि मार्स पे कौन कौन से मिशन अभी तक जा चुके हैं, कौन कौन से कंट्रीज सक्सेसफुल हो चुके हैं, और क्या उनकी एम्बिशंस होती है रिसर्च करने की, क्या टारगेट्स के साथ में ये लॉन्च किए जाते हैं मिशंस। तो एक तो ये आर्टिकल देखेंगे। साउथ अफ्रीकन जो स्ट्रेन की वायरस की बात की है उसमें ज़्यादा, इसमें भी कुछ ज़्यादा इतना कुछ काम का दिया हुआ है नहीं, तो हम पढ़ेंगे नहीं। इसके अलावा गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में लॉ पारित हो, कानून आए कि जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके साथ में गूगल को सेटलमेंट करना पड़ेगा, और जो मीडिया हाउसेज़ हैं उनके साथ उनको पे करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल और फेसबुक जैसे जो डिजिटल जाइंट्स हैं ये उनका कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं, तो खुद पैसा बहुत सारा कमाते हैं। सुबह हमने एडिटोरियल पेज पे पूरा डिटेल में देखा था, बट फिलहाल इतना सही है। इस वाले आर्टिकल में क्या दिया हुआ है कि गूगल ने पहले से ही जो बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनके साथ में एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। बोले कानून आए उसके पहले पहले ही हम तो क्लियर हो जाए कि लाइसेंस फ़ी का जितना चार्जेस होगा उसका एक हिस्सा गूगल भी पे कर देगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया गूगल ने अपनी तरफ से। तो वैसे इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं। बाकी फेसबुक ने तो देखो दादागिरी लगाने की पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाला जाएगा कि आपको मीडिया हाउसेस को पे करना पड़ेगा, तो हम ऑस्ट्रेलियन यूज़र्स को एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे फेसबुक प्लेटफॉर्म की। बट गूगल ने अब ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, तो अब कहीं ना कहीं फेसबुक पे भी एक प्रेशर बनेगा कि वो भी अपना जो ऑलरेडी जो स्टांस लिया हुआ है, जो कदम उठाए हुए हैं, उनको पीछे ले, और फिर बाद में एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में प्रैक्टिकली सोच के फिर आगे चले।
ठीक है, तो ये आर्टिकल भी ऑलरेडी थीम आपको पता है ही, अभी क्या हुआ है वो हमने देख लिया, तो ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे हम देखें तो हमारे पास में दो आर्टिकल्स हैं। एक तो ये रहा कि रिटेल यूजर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो कोई भी क्रेडिट रिस्क का सामना कर रहे हैं। मान लो रिटेल यूजर्स ने कोई उधार लिया है, ठीक है, तो उनका उधार लिया हुआ जो पैसा है वो अंडर थ्रेट है, रिस्क में है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत जनों को देखने को मिला है। तो अगर वो उस रिस्क का ज़्यादा सामना कर रहे हैं तो उसकी हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग का मतलब कि सब ज़्यादा, मतलब 4-5 रिटेलर्स एक साथ आकर के अपने रिस्क वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ला करके एक जगह इकट्ठा कर दें और उनको फिर बाद में आउटसोर्स कर दें, किसी को बेच दें या फिर किसी और से इन्वेस्ट करवा लें इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में। तो देखेंगे कि आरबीआई ने क्यों ये प्रोविज़न दिया है, और यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, CDS। ये प्रोविज़न कब शुरू हुआ था, अच्छा आर्टिकल है, पूरा डिटेल पता पड़ेगी हमें इससे। इसके अलावा स्ट्रेस्ड लोन की अगर बात की जाए, NPAs की अगर बात करें, तो वो 1.8 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने का चांस बन रहा है। बस ये है कि जो ये डेट है, ये जो कर्जा है ना कंपनियों पे, पर्टिकुलरली बात की जा रही है यहाँ पर NBFCs की, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हुआ करती हैं, और उसमें भी क्या है IL&FS और DHFL की लोन्स है ना, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये दो कंपनियां बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रही है। वैसे तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बचा लिया इनको बैंकरप्ट बिल्कुल ही ख़त्म होने से, पर जो NPAs हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी क्या है कि ये जो डेट रिकास्ट किया जाएगा, रिकास्ट का मतलब रीएडजस्टमेंट किया जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जो ग्रॉस NPAs हैं वो थोड़े से कम हो जाए, बट जो लोड है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस लोन बहुत ज़्यादा हो चुका है कि NPAs कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस वाले आर्टिकल में कुछ ज़्यादा इतना काम का है नहीं, ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे। और इसके अलावा आपके लिए इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको हमें एक बार देखने की ज़रूरत हो, ठीक है। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। एक सेकेंड। फर्स्ट आर्टिकल है जल जीवन मिशन। गवर्नमेंट ने 10 सिटीज़ को सेलेक्ट किया है जहां पर सर्वे किया जाएगा। ये नया प्रोजेक्ट है जिसमें वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना जितने भी अर्बन हाउस होल्ड हैं उन सबको, और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। 10 पायलट सिटी सेलेक्ट की गई है जिसमें जल जीवन अर्बन मिशन को मार्च 2021 से सर्वे के लिए फाइनलाइज किया गया है कि मार्च 2021 से सर्वे कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। पेयजल मतलब पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना उसकी बात है ना। पेयजल सर्वेक्षण जो है वो डिटरमाइन करेगा कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, साथ में वेस्ट वाटर कितना ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ कितनी ज़्यादा हैं उन सिटीज़ में। तो ये पूरा प्रोविज़न चेक हो, इन पूरे प्रोविज़न्स पे काम किया जाएगा इन 10 की 10 सिटीज़ में। और इनमें आप देखोगे पटियाला, रोहतक, चूरू, आगरा, सूरत, बदलापुर, भुवनेश्वर, तुमकुर, कोच्चि और मदुरई। इनमें 5 सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी की कमी है और 5 दूसरी सिटीज़ है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों तरीके की सिटीज़ में जब ये सर्वे हो जाएगा तो एक सॉलिड प्लान बनाया जा पाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन की अगर बात करें तो एम क्या है, यूनिवर्सल कवरेज देना। टोटल जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं जिनकी नंबर्स कितनी है अभी 4378, ठीक है, और जहाँ पर सीवेज मैनेजमेंट है वो भी प्लान किया जा सके, कितनी 500 अमृत सिटीज़ में। तो जल जीवन मिशन तो कितनी सिटीज़ में 4378 में, और अमृत मिशन के अंडर में जो 500 सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में सीवेज मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लिखते जाइए, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा फर्स्टली जो MOU साइन होगा वो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से स्टेट के साथ में और अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ में MOU साइन करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए क्या होगा कि एक बैलेंस्ड प्लान बनाया जा सके सिटी में वाटर के लिए। इसके अलावा जो पानी अवेलेबल है उसको प्रॉपरली रिसाइकिल किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। एक्वीफर्स हैं जो भी ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी मैनेज किया जा सके। इसके अलावा मिनिस्ट्री जो है वो एक सब मिशन भी लॉन्च कर रही है जिसको बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकल सब मिशन, जहाँ पर आप देखोगे एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाई जाएगी जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पूरी डिटेल डिपॉजिट की जाएगी और डिसेमिनेट की जाएगी। इससे क्या होगा देखो कि जिन सिटीज़ में सर्वे किया हुआ है उनका जो डेटा अवेलेबल है उससे वो लर्निंग कर सके
या फिर जो प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास में अवेलेबल हो, उनसे दूसरी सिटी सीख करके वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके। देखो, अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बनाया जाएगा एक, ठीक है, जो कि सर्वे की फाइंडिंग्स को डिस्प्ले करेगा और उन सर्वे की फाइंडिंग्स को आप देखोगे डिजिटली कलेक्ट किया जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा सिटीजन्स के साथ में, म्यूनसिपल ऑफिशियल्स होंगे उनके साथ में, और वाटर सैंपल कलेक्शन किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। ऐसे करके पूरी डिटेल जो है ना, ये अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डाल दी जाएगी। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और लोगों को, अगर दूसरी सिटीज़ को इन एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न करने को मिलता है और एक तरीके से कुछ ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत पड़े उस पर्टिकुलर सिटी को, तो वो भी अवेल कराई जा सकती है। प्रोपोज्ड आउटले कितना है इस जल जीवन मिशन का, ये है लगभग 2.87 लाख करोड़ का। और इसमें जो सिटीज़ होंगी, इसमें कई सिटीज़ तो ऐसी भी होंगी जो मिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा, मतलब उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, ठीक है। और एक सिटी में अगर कोई प्रोजेक्ट चलेगा तो उस प्रोजेक्ट में कम से कम 10% फंडिंग तो डेफिनेटली मिलेगी ही, और ये प्रोजेक्ट्स जो कंडक्ट होंगे वो होंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है। सेंटर अपनी तरफ से 90% प्रोजेक्ट की फंडिंग करेगा अगर कोई प्रोजेक्ट जो पानी से रिलेटेड या फिर जो ये स्कीम के अंडर में चलेगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिल स्टेट में अगर चलता है तो। अगर यूनियन टेरिटरी में है तो 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। अगर कोई सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम, तो वहाँ पर सिर्फ 50% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उनको 1/3 जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोजेक्ट का वो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सिटी की अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सेंटर की तरफ से फंडिंग कितनी मिलेगी, उस पूरे प्रोजेक्ट की 1/4। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फंडिंग वेरी करेगी, फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट जो है जिसके बेसिस पे सर्वे किया जा रहा है, ये लॉन्च भी हो चुका है, मतलब लॉन्च हो जाएगा मार्च में। इसके अलावा आप देखोगे एस्टिमेटेड जितना भी काम होगा तो इससे लगभग 2.68 करोड़ अर्बन हाउस होल्ड्स को, जिनके टैप वाटर नहीं आता है, नल से पानी नहीं आता है, उनको कनेक्शन प्रोवाइड करना होगा। और 2.64 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जो कि बिना सिवर कनेक्शन के अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको सिवर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों काम आप याद रखना, जल जीवन मिशन एक तो हमारे लिए, और एक हो गया आपका अमृत मिशन, दोनों के लिए आप जरूर देखोगे। अच्छा आर्टिकल था ये, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रीचिंग फॉर मार्स। देखो, मार्स पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। वैसे तो 1976 से लेके 1972 के बीच में एक मतलब ज़्यादा कुछ यूटिलाइज नहीं किया गया था। देखो, यूजुअली हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ और मार्स जो हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, और इनके एक दूसरे, अब चारों तरफ अगर मूव कर रहे हैं, सर्कल मार रहे हैं ऑर्बिट में, तो उस केस में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं रिलेटिव है एक दूसरे से, रिलेटिविटी इनकी कंटिन्यू बनी रहती है। तो एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पर मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो एक विंडो है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अगर कोई भी मार्स मिशन को लॉन्च करे अर्थ से मार्स पे जाने के लिए, तो उनको कम से कम टाइम लगेगा, कम से कम एनर्जी लगेगी और कॉस्ट भी कम होगी। तो जब अर्थ और मार्स पास में होते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस में होते हैं, तो देखोगे आप कि हर 26 महीने में ये परिस्थिति बनती है, हर 26 महीने में ऐसा कुछ होता है। तो इस टाइम पे ही मार्स पर मिशन भेजे जाते हैं। पर 1976 से 1992 के बीच में ऐसा कोई प्रोविज़न किया नहीं गया, कोई भी कंट्री ने इतना कुछ यूटिलाइज़ किया नहीं इस पर्टिकुलर विंडो स्पेस को। इसके अलावा आज आप देखोगे धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीत रहा है, तो आज के टाइम पे लगभग 10 ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो कि मार्स पर या तो लैंड कर चुके हैं या मार्स के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं। और उन 10 स्पेस क्राफ्ट को भेजने वाले कंट्रीज़ के नाम आप ज़रूर याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा इंडिया, चाइना और यूएई, एक छोटा सा देश, टाइनी कंट्री, वो भी सक्सेसफुल है इसमें। वो या तो ऑर्बिट कर रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं मार्स के, या फिर ग्राउंड कर चुके हैं। तो इसमें नासा के 2 रोवर हैं, एक तो परसेवरेंस, ठीक है। इसके अलावा चाइना का आप देख सकते हो तियानवेन 1, तियानवेन 1,
जो कि लैंड कर रहा है मार्च अभी फरवरी 18 को। और जो नासा फरवरी 18 को तो नासा का परसेवरेंस है वो लैंड करने वाला है फरवरी 18 को। और चाइना का तियानवेन-1 है वो मई 2021 को लैंड कर जाएगा। तो ऐसे करके टोटल मिशंस बहुत सारे अभी चल रहे हैं, और जिनमें कौन कौन से कंट्रीज़ के चल रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट देखी। नासा की अगर देखें तो नासा के पास में एक लैंडर है जिसका नाम है मार्स इनसाइट, एक रोवर है जो कि क्यूरियोसिटी। रोवर का मतलब और लैंडर का मतलब आप जानते हो कि जब भी कोई मिशन भेजा जाता है तो उस मिशन में मतलब कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है देखो ऑर्बिटर। ऑर्बिटर का मतलब उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी, चाहे मून हो, चाहे मार्स हो, चाहे सन हो, उसके चारों तरफ चक्कर काटेगा। एक होता है लैंडर। लैंडर का मतलब उसकी सरफेस पे जाके जब लैंड करेगी जो मशीन वो। एक होता है रोवर जो कि एक रोबोट होता है, जिसकी मतलब एक गाड़ी होती है ना नॉर्मल टॉय, जिसकी टॉय होता है, तो उस तरीके से वो रोवर होता है जिसके 6 या 8 पहिए होते हैं। वो फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करता है, घूमता फिरता है, फिर बाद में रॉक्स को इनको कलेक्ट करता है, ठीक है। तो एक रोवर भी है वहाँ पर नासा का क्यूरियोसिटी। 3 ऑर्बिटर हैं, एक तो है मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, मार्स ओडिसी, और एक होगा मैविन। ऐसे करके ये नासा का सेगमेंट है। इंडिया की बात करें तो हमारा मंगलयान-1 है, वो ऑर्बिटर है एक। ईयू की बात करें तो 2 ऑर्बिटर है उनके पास में, एक तो मार्स एक्सप्रेस और एक है एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर। चाइना की बात करें, यूएई की बात करें तो इनका एक एक ऑर्बिटर है। यूएई का होप है तो चाइना का तियानवेन-1 है। तो ऐसे करके आप समझ रहे होंगे कि कितने कौन कौन से कंट्रीज़ और कौन कौन से इनके मिशंस हैं। तो इनमें कई बार यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि अभी यहाँ से देखें तो आप खैर ज़्यादातर में तो नाम पता पड़ रहा है, होप और तियानवेन ये क्या है। तो मार्स के लिए ये मिशंस हैं जो अर्थ से सेंड किए गए हैं, ठीक है। और वैसे तो आप देखोगे ज़्यादा कुछ काम का इस आर्टिकल में और है नहीं, मेन इतना सही है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको खुद को एक बार देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें माइन्यूट चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक है नहीं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, ये चीज़ तो मैं बता देता हूँ कि लूनर नाइट्स की अगर बात करें, मतलब मून पे जो रातें होती है ना उनकी अगर बात करें तो 25 लूनर नाइट्स तक चेंगी 4 एक मिशन है चाइना का जो भेजा गया था मून के लिए, ठीक है। तो वो लोग 25 लूनर नाइट्स के लिए काम करेगा। अब आप देखोगे कि जो एक नाइट है ना वहाँ पर चांद पे, वो 14 अर्थ डेज के इक्वलेंट होती है, मतलब हमारे 14 दिन और वहाँ पर एक रात बीतती है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो लगातार वहाँ पर एक रात में मतलब 14 दिन तक वहाँ पर सनलाइट नहीं आती। तो उस केस में टेम्परेचर कितना चला जाता है, -170 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी समझ में आ रही होगी कि अगर अर्थ पे इस तरीके से सनलाइट अगर नहीं आए तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये, ठीक है। बाकी तियानवेन और ये बाकी ये चीज़ें ना इतनी कुछ काम की हमारे हैं नहीं, जो काम की चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है। आगे चलते हैं। आरबीआई ने अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट नॉर्म रिलीज़ किया है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के लिए। अब क्रेडिट उधार लेना, डिफ़ॉल्ट का मतलब चुका नहीं पाना उस उधार को, और उसकी स्वैपिंग करना। कहने का मतलब ए ने उधार लिया और वो चुका नहीं पा रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया, तो बी को वहाँ पर ए की जगह पुट कर दिया गया और जो एसेट्स थे वो बी के हो गए। और अब बी की जिम्मेदारी हो गई है कि जो लोन लिया गया था, जो उधार लिया गया था, वो टाइम पे चुकाए। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, ये होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। इसमें बी एक तरीके से गारंटी लेगा ए की, ठीक है, कि भाई मैं चुका दूंगा, छोड़ो आप तो चिंता मत करो, ऐसे करके। साथ में जो हेडिंग है वो आप देख लो कि रिटेल यूजर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो अपनी जितनी भी क्रेडिट रिस्क है, मतलब जिन लोगों ने उधार लिया हुआ है उनके अगर कोई भी क्रेडिट रिस्क बन रही है कि हाँ भाई उधार चुका नहीं पा रहे हैं, या फिर जिन्होंने उधार दिया है, कहने का मतलब जब बॉन्ड रिलीज हुए कोई कंपनी में, मान लो कोई कंपनी है XYZ, उन्होंने जब कोई स्टार्ट किया प्रोग्राम तो वो कहीं ना कहीं बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स ये लॉन्च करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, जिससे कि मार्केट से वो पैसा उठा सके, ठीक है।
तो लोग क्या करेंगे कि इन मार्केट से ये जो बॉन्ड डिबेंचर से इनको खुद खरीद लेंगे और अपना पैसा इधर बेच देंगे। अब ये कंपनी जो है वो अगर किसी भी केस में डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तब ये तो रिटेलर्स जो थे जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो तो कितनी मुश्किलों से अपने पैसे इकट्ठा करते हैं ना। तो इस तरीके की कंपनियों को थोड़ा बहुत एक सपोर्ट प्रोवाइड हो और इनकी मेंबरशिप या जो भी है वो चेंज करके अगर ये उधार देने वालों का पैसा बचाया जा सके, तो आरबीआई ने वही कदम उठाया है। देखो, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है ना, उसका यूज़ कोई पहली बार नहीं हो रहा है इंडिया में। 2008-9 के जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे ना, उनमें भी यूज़ किया गया था। क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे ये आइडिया तो देखो यूएसए में चल रहा था। क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस की वजह क्या थी, लेमन ब्रदर्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा था इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को। आप देखोगे लगभग $600 बिलियन का डेट था इनके ऊपर, लेमन ब्रदर्स पे। तो इसमें से उन्होंने जो सीडीएस के थ्रू जब सेटलमेंट किया गया वहाँ का जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, तब उन्होंने एडजस्टमेंट कराया ना पैसे का, तो वो केवल $400 बिलियन का करा पाए। बट फिर भी बहुत हद तक अपने इन्होंने टैकल करने की कोशिश की। तो आरबीआई भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चिंता में है और ये चीज़ पहले क्लियर कर रहा है कि भाई जितना पैसा उधार दिया गया था उतना पैसा तो देखो रिटर्न आने के चांसेस है नहीं, बट फिर भी कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिस्क से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो अभी अब डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो कि डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को थोड़ा और बढ़ाना और क्रेडिट डेरिवेटिव्स जो है, क्रेडिट डेरिवेटिव का मतलब कौन होता है, उधार लेने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं मार्केट में, जैसे बॉन्ड, डिबेंचर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्यूसडे को ये कहा है कि जो रिटेल यूजर्स हैं, जो छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पूरे ट्रांजैक्शंस को एक साथ ला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और जो अंडरलाइन क्रेडिट रिस्क है ना, मतलब जिस पर्टिकुलर XYZ कंपनी के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उसको एक जगह कंबाइन कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि फिर बाद में दूसरे ऑप्शंस को फिर बाद में एक्सप्लोर किया जा सकता है। इससे क्या है कि आरबीआई ने अपनी तरफ से एक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप स्कीम स्वैप का एक प्रपोजल दिया है कि जो नॉन रिटेल यूजर्स है, जो बड़े यूजर्स है, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बोलो उनको अलाउ कर दे। और ये क्रेडिट रिस्क जो आप देखोगे जिन छोटे यूजर्स ने दिया था, जो पैसा उधार दिया था, उन यूजर्स के पैसे को एक जगह इकट्ठा करके और बड़े यूजर को दे दिया जाए। कहने का मतलब जो ABC छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे ना, उनकी जगह अब इनका पैसा एक जगह हो गया। इनका जो लोन लिया हुआ जो पूरे कागजात थे ना, डिबेंचर, बॉन्ड्स और वो सारे एक जगह इकट्ठे करके और एक बड़े आदमी को दे दिया जाएगा। मान लो ओ है वो बंदा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये छोटे जो रिटेलर्स हैं इनका पैसा बच जाएगा और वो रिस्क बियर कर लेगा। कौन? ये ओ। अब ओ के पास में क्या है, पैसा है, ये हमें पता है क्योंकि बड़ा है ये इन्वेस्टर। तो ये कहीं ना कहीं जो क्राइसिस में चलने वाले जो एसेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट भी दे सकेगा और उसको साइकिल पे ला सकेगा, ट्रैक पे ला सकेगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक उधार देने वाले को परेशानी भी नहीं हुई और दूसरी तरफ उधार लेने वाले को भी परेशानी नहीं हुई। तो ये एक तरीका निकाला गया है, इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, कि उधार लिया हुआ वो भाग जिसका रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पा रही है कंपनी, उस चीज को दूसरे बड़े लेंडर की तरफ स्विच कर देना। ठीक है, तो ये होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। इसमें आप देखो क्या है, अगर किसी लेंडर को ये चिंता हो रही है कि जिस बोरोवर ने पैसे लिए हैं वो नहीं चुका पाएगा लोन को, तो उस टाइम पे लेंडर इस चीज़ को अलाउ कर देगा कि चलो ठीक है कि मैं सीडीएस लेने के तैयार हूँ। तो सीडीएस एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही मानो, एक कागज़ ही मानो, एक स्टैंप मानो, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि हाँ जी ये इस तरीके की इतनी अमाउंट के लिए ये हम स्वैप कर रहे हैं करेंसी, ये क्रेडिट का। तो ऐसे करके लेंडर जो है वो यूज़ कर सकता है सीडीएस का या फिर स्वैप कर सकता है उस सीडीएस के बेसिस पे, और जो रिस्क है वो सारी की सारी दूसरे किसी और इन्वेस्टर के ऊपर स्विच कर पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोविज़न था। तो इस तरीके से अगर लेंडर थोड़ा सा भी इनसिक्योर फील कर रहा है ना, लेंडर का मतलब जो उधार देने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, सीडीएस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लेंगे और दूसरे इन्वेस्टर के पास चले जाएंगे और उनसे एग्रीमेंट कर लेंगे कि भाई ठीक है कि आप ये ले लो, इंस्ट्रूमेंट ले लेगा लेंडर, और जो दूसरा लेंडर है, दूसरा जो इन्वेस्टर है, उसकी तरफ से एक गारंटी मिल जाएगी कि हाँ ठीक है वो पैसा टाइम पे चुका देगा। तो ऐसे क्या होगा, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको बोलते हैं हम, है ना,
उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो बड़ी कंपनियां तो देखो वैसे ही ज़्यादा आगे आती नहीं है। और रिटेल में वही बात है कि 10 लाख जनों से एक एक रुपया करो और एक जने से 10 लाख करो। आप समझ सकते हो कि 10 लाख जनों से एक एक रुपया करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कौन कौन से सर्टिफिकेट जो इस पूरी स्कीम में या फिर इस पूरे प्रोसेस में काम आ जाएंगे, जैसे कॉमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो गए, ये थोड़े बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। अपनी बुक खोलो और उसमें ये चीज़ ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में ये एक जगह ही मिलता है एक साथ में। रमेश सिंह हो तो उससे पढ़ लो, श्रीराम IAS के नोट्स हो तो वो पढ़ लो। आप अपने नोट्स जो भी कंटेंट है ना, स्टडी मटीरियल, उसको कन्फाइंड रखो, ज़्यादा फैलने मत देना उसको। ऐसे नहीं कि एक टॉपिक का आपने अभी थोड़ी देर पहले रमेश सिंह से पढ़ा और उसी को फिर बाद में 2-3 दिन बाद में किसी और बुक से पढ़ रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। रमेश सिंह वाले टॉपिक को ही रिवाइज कर लेना, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो इसमें मेन यही कंटेंट था, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।